हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं नितीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विधन के। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, एकदम लाजवाब, एकदम शानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी क्लास के साथ। और आज वर्णमाला का पार्ट 4 है, यानी आज मेरे दोस्त वर्णमाला को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो प्यारे दोस्त, जुड़ेंगे आज अपनी कक्षा से। तो आज इस कक्षा में मेरे दोस्त जितने भी आप लोगों के सारे डाउट हैं, जितने भी सभी डाउट हैं, वो सारे डाउट आज इसी कक्षा में लास्ट है, ये समझिएगा, ये वाली कक्षा वर्णमाला की। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। संयुक्त व्यंजन में हमने जो पढ़ लिया था, पार्श्विक व्यंजन तक, तकल्लीय वर्ण तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो है हम संयुक्त व्यंजन से आगे शुरू करते हैं। अब आप कहोगे सर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? जो वर्ण, परिभाषा देखो, संयुक्त से ही बोध हो रहा है आप लोगों का क्या, कि जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न विभिन्न वर्णों के वर्णों के योग से योग से मिलकर बनते हैं, योग से मिलकर कर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, आगे आती है बात। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्त, जहां पर ट्रिक का इस्तेमाल होगा वह ट्रिक आपको दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है? आगे, इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। और जितने भी बच्चे, प्यारे दोस्त, आप लोगों को बता दूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कल, कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि जिसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ऊर्जा मिली। जैसे कि अभी बच्चे ने कमेंट किया है मेरे दोस्त के, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस केवल आप अपने कंटेंट को जबरदस्त करके लेकर के आ रहे हैं, हमारे लिए वही बेहतर है। भाई भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे देखो, इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन से होते हैं दोस्त, आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, 6 क्षत्रिय होगा, त्रय त्रिशूल होगा, यह ज्ञानी होगा, और एक होगा मेरे दोस्त आपका श्रेय, ये वाला। अब मैंने आप लोगों से अभी अभी बताया था कि ये दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। आप कहोगे दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर कैसे बनेंगे? यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए, छह क्षत्रिय के धन क्षय के योग से मिलकर बनता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है। कौन सा वाला? जो अभी मैंने बताया था, एक आपको कराया भी था कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है? वो संयुक्त अक्षर बनता है, संयुक्त बनता है। ये पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं तय त्रिशूल की, वो तय धन रय के योग से मिलकर बनेगा। यह ज्ञानी जय धन आय के योग से मिलकर बनेगा, और श्रेय जो है वो सय धन रय के योग से मिलकर बनेगा। इन्हीं को मेरे दोस्त संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और ये संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है? अधिकतर क्लियर है इतनी बात यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। एक बार मुझे यहां तक थम्स अप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों का थम्स अप आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये संयुक्त व्यंजन है, ये है आप लोगों के संयुक्त व्यंजन। मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों को, मैं प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपी एसआई, देखो यूपी एसआई को डीप पढ़ना चाहिए, दोनों की कक्षा एक है, तो उसी के आधार पर मैं डीप लेकर के जा रहा हूं यूपी एसआई का। और आप कांस्टेबल को आराम से निकाल सकते हो जब आप डीप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको सामान्य भी मिलेगा और आपको विशेष भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी, तो आप बिल्कुल फतेह हासिल करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है? ये क्लियर हो गया संयुक्त व्यंजन। आगे आती है उत्क्षिप्त व्यंजन की बात। सर जी, उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर, क्या बनेगी? जिन वर्णों का, देखो मैं परिभाषा इसलिए देता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि परिभाषा अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है, और अभी 2021 और 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ और जो आपके विगत पुलिस के पेपर हुए हैं, उनमें भी आप लोगों से परिभाषा पूछी जाती है। किसी में अगर परिभाषा शिफ्ट में नहीं पूछी है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया, हो सकता है आपके परिभाषा पूछ ले, भाई कुछ भी परिवर्तन हो सकता, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलेंगे, आप बेफिक्र रहिए। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। मैंने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय करते समय जीभ ऊपर उठकर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत प्रयोग करके देख लेना परिभाषा, तुरंत नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, उसे उत्क्षिप्त उसे उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण, ध्यान देना इसके कितने नाम होते हैं ये देखते रहना आप लोग। उसे उत्क्षिप्त या फिर मेरे दोस्त द्विगुण, या फिर मेरे दोस्त ताड़नजात, या फिर मेरे दोस्त फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, कहते। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, संख्या 2 होती है। ठीक है? अब इनकी संख्या 2 होती है, कौन कौन से होते हैं आप देखोगे जब, एक तो होता है ढ़ और एक होता है ये ढ़। आप इसका उच्चारण करोगे जो ऊपर परिभाषा लिखी है, सेम वही मेरे दोस्त, उसी के हिसाब से आप लोग इसको उच्चारित कर सकते हो।
देखो मैंने कहा जीभ ऊपर उठेगी और तुरंत नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी। अपने आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, जो परिभाषा दी है उसी के अनुसार दोस्त आप लोगों को ये परिभाषा लिखाई गई है, एकदम बेहतर और जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे देखो इसके बाद मेरे दोस्त आप लोग, हाँ एक पॉइंट और आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन से संबंधित अगर प्रश्न बन सकते हैं हमारे, तो वो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को भी विशेष तरीके से ध्यान में आप लोगों को रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, देखिए ये रहे, मैंने कहा किसी भी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा कि किसी भी शब्द की शुरुआत, अगर किसी शब्द की शुरुआत होगी तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन शुरू में नहीं आएगा। देख सकते हो जैसे ढोलक है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है मेरे दोस्त। डमरू है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन आपका नहीं है। ये आप लोगों का ट ठ ड ढ, ये आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा है, ये आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन है दोस्त। आगे दिया है द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जो आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को परिभाषा बताऊंगा कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। पॉइंट, विशेष मुख्य बिंदु है। ठीक है, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप देख सकते हो दो समान व्यंजन हैं, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, उसी को ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऊपर जो आप लोगों के लिए लाइन लिखी हुई है, एक बात ध्यान रखना यहां पर, क्या कि द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। ये भी आप लोग मुख्य बिंदु याद रखेंगे। आगे दूसरा, अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। दोस्त आप देख सकते हो, मैंने कहा आप लोगों का कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी के जो शब्द हैं जैसे बोर्ड है, रिकॉर्ड है, इन शब्दों में भी आप लोग उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये ट है, ये ठ के तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर अनुस्वार हो, अनुस्वार का कार्य कौन करता है, ये वाला, ये करता है, हो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपके सामने लिखा है ग्राउंड, जैसे आपके सामने क्या लिखा है, ग्राउंड। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई दोस्त। इतनी बात एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर, कि हाँ भैया जी क्लियर हो गई इतनी बात। बात बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई। सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें बुक को टच करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अनेक बुक देखी थी, उसमें अलग अलग तरीके से हर एक बुक में अलग अलग मिला, लेकिन आपने एक ही जगह उसको दिया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। इतनी बात सबको समझ में आ गई, एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा, क्योंकि आप लोगों का कहना रहता है कि भैया जी स्पीड से मत चल। देखिएगा अगर और कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर पीपीटी से ना पढ़ाओ, हाथ से लिखो। देखो दोस्त, अगर मैं हाथ से लिखूंगा ना तो 1 घंटे में मेरे दोस्त वर्णमाला के 5-6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि 5-6 पार्ट हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कंटेंट मिले आपको, बेस्ट मिले, बस आपका उद्धार हो, बस इतना ध्यान, इतना ध्यान मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं, और यही मेरा प्रयास है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात आप लोगों की क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट क्या आता है मेरे दोस्त, आगे आप लोग द्वित्व व्यंजन को पढ़ेंगे। सर द्वित्व, द्वित्व मतलब दो बार व्यंजन का आना, अर्थात परिभाषा क्या बनेगी, जब परिभाषा बनेगी आप लोगों की, जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान, जब दो समान व्यंजनों के बीच, जब दो समान व्यंजनों के बीच, के बीच दो, जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर, कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से, कि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। आप कहोगे कि सर दो समान व्यंजन कैसे, मान लीजिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सत्ता कह दूं, देख लीजिएगा एक तय बन गया और एक तय बन गया, ये दोनों के दोनों क्या है, समान व्यंजन है, ये दोनों के दोनों क्या है, समान व्यंजन है। लेकिन इन दोनों के मध्य में क्या नहीं है दोस्त, आपका स्वर नहीं। इन दोनों के मध्य में क्या नहीं है मेरे दोस्त, स्वर नहीं है। उसी को ही मेरे वीर हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप देख सकते हो, जैसे ये दिया सत्ता, जैसे ये दिया धक्का, यहाँ देखिए तय व्यंजन, तय व्यंजन, यहाँ देखिए कै व्यंजन, कै व्यंजन, यहाँ डे व्यंजन, डे व्यंजन, तय व्यंजन, तय व्यंजन, लय और लय व्यंजन, यहाँ भी लय व्यंजन, लय व्यंजन, सब में देख सकते हो दो समान व्यंजन होंगे, परंतु किसी भी प्रकार से आप लोगों को मेरे दोस्त स्वर का प्रयोग नहीं होगा। उसे ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उज्ज्वल आ जाएगा आप लोगों का, कट्टा आ जाएगा, क्या था टया, पक्का आ जाएगा, इस तरीके से और भी शब्द, बच्चा आ जाएगा, इस तरीके से और भी शब्द बन जाएंगे। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएंगे। आप लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि हाँ जी भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उज्ज्वल में दोनों ज्यादा बनते हैं, ध्यान रखना, दोनों ज्यादा बनते हैं शुद्ध वर्तनी के रूप में। ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है दोस्त। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे 35 में से 36 नंबर थे हिंदी में, यूपी पुलिस में। भाई थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। चलिए आगे देखो अगला पॉइंट, आगे क्या कह रहा, अयोग वहा। अब आती है सर
आगे बिंदु आता है आप लोगों का ए योग वहा, ए और योग और वहा। इसका अर्थ क्या होता है? जो वर्ण ए के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं। परिभाषा देखिए क्या है, जो वर्ण ए के योग से बने हैं, ए के योग से बने हैं किंतु किंतु व्यंजन के लिए किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें अयोग वहा व्यंजन, अयोग वहा व्यंजन या असंगत व्यंजन, असंगत व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये ध्यान देना आप लोग इधर, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आप लोगों के, एक तो होगा अंग और एक होगा मेरे दोस्त आह। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। क्या आता है प्रश्न? प्रश्न ये आता है मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने कहा कि प्रश्न ये आता है मेरे दोस्त आप लोगों के इस तरीके से आता कि अंग और आह की अगर मैं बात करूं, ये जो ये है, ये किसका कार्य करता है? ये दोस्त मेरे आपका अनुस्वार का कार्य करता है। और ये जो है आप लोगों का, ये किसका कार्य करता है? ये विसर्ग का कार्य करता है। किसका? विसर्ग का कार्य मेरे दोस्त ये करता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर भी हो गई मेरे दोस्त, बहुत बेहतर तरीके से। इसमें प्रश्न आता है कि अंग और आह किसका कार्य करता है? विकल्प में मिलेगा आपको अनुस्वार और विसर्ग का, अन्य 3 विकल्प और मिलेंगे, अन्य 3 विकल्प और मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तरीके से दिमाग में रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको मुख्य बिंदु आप लोगों का होगा। ठीक, एक बार थम्स अप करेंगे, यहां तक क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, क्लियर हो गई हो तो बात। आज जितना भी कंफ्यूजन है ना, लास्ट में सारा समाप्त कर दूंगा, आप बेफिक्र रहना। जितना भी कंफ्यूजन है सारा समाप्त कर दूंगा, बेफिक्र रहना। जितने भी आप लोगों के प्रश्न है ना, वो सब मेरे दोस्त मैंने नोट किए हैं तीनों वीडियो को देखने के बाद कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है क्या नहीं, वो सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में समाप्त करूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए, क्लियर, अच्छी बात है। आगे आगे अगर बढ़े प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं, एक आगत व्यंजन आप लोगों ने देखा होगा। क्या देखा है मेरे दोस्त? आगत व्यंजन देखा होगा। ठीक है, आप कहोगे सर आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन कौन से होते हैं दोस्त? वह होते हैं ये, इनका जो प्रयोग होता है अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। इनका प्रयोग, हालांकि जोड़ते नहीं है इनको, अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। अरबी फारसी शब्दों में शब्दों में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं? एक होगा आप लोगों का जय जिसके नीचे नुक्ता लगेगा, एक होगा आप लोगों का फै जिसके नीचे दोस्त नुक्ता लगेगा। ये जय और फै, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका आगत व्यंजन हो जाएगा। ये दोनों के दिनों मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आप लोगों का आगत व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा आपका। और इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। जोड़ते नहीं है इसमें, इनको जोड़ते नहीं है, ये विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है दूसरी तो ये बात यहाँ तक? चल, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार भाई। देखो, मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं मेरे दोस्त, जिससे आप लोग इसको नोट कर सको अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आपको नोट करने वाली बात है आती है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को। ठीक है भाई, आगे देखो, इसके बाद आप लोगों ने परिभाषा देखी होगी सर जी। एक आता है बलाघात, इसी को ही हम बोलते हैं क्या? स्वैराघात। इसी को ही हम क्या बोलते हैं दोस्त? स्वैराघात। क्या बनेगी? बलाघात क्या होता है? क्या होता है बलाघात? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर। शब्द बोलते समय, शब्द बोलते समय, बोलते समय अक्षर विशेष पर, अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय, वाक्य बोलते समय, बोलते समय शब्द विशेष पर, शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, जो बल दिया, जो बल, बल मतलब जो जोर लगता है। ठीक है ना दोस्त, मैंने कहा कि शब्द बोलते समय अगर कोई हमने शब्द बोला, ठीक है, या कोई हमने अक्षर, अगर कोई शब्द बोला तो किसी अक्षर पर बल दे दिया ज्यादा, या किसी वाक्य बोलते समय किसी शब्द पर बल दे दिया ज्यादा, जोर दे दिया, जोर से बोल दिया, है ना, तो जो बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसे बालाघात या स्वराघात कहते हैं। उसे बालाघात से, बालाघात या स्वराघात कहते हैं, बालाघात कहते हैं। एक विशेष मुख्य बिंदु इसमें लिख लेना, वो क्या है दोस्त? आप लोगों का मुख्य बिंदु वो ये है कि इसका प्रयोग कहाँ होता अधिकतर? बालाघात का प्रयोग कविता हो या आपका मेरे दोस्त क्या हो, भाषण हो, आप लोगों का गीत हो, है ना, प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कविता
कविता, भाषण, कविता, भाषण, गीत में, गीत में क्या करने के लिए? प्रभाव पैदा करने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए बलाघात का प्रयोग होता है। बलाघात का प्रयोग होता है। देखो, आपसे केवल प्रश्न में कितना पूछ सकता, बस इतना ही पूछ सकता, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे दोस्त, मैंने कहा इसका प्रयोग कविता, भाषण, गीत। भैया अगर हम कोई भाषण बोल रहे हैं, अगर कोई भाषण बोल रहे हैं, तो हम अगर किसी शब्द पर ज्यादा बल देंगे, ज्यादा जोर देंगे उच्चारण करते समय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके से, तो भाई वो क्या कहलाएगा आपका? वो बलाघात कहलाएगा। जिस शब्द पर बल देंगे या किसी स्वर पर बल देंगे, या ना बलाघात या स्वराघात, कहीं पर स्वर पर भी बल दे देंगे, कहीं शब्द पर, पूरे शब्द पर बल दे देंगे। तो एक इस विशेष मुख्य बिंदु को आप लोगों को ध्यान में रखना है। भाई ये प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा एग्जाम में, बस इतनी लाइन आ जाएगी, इतनी कितनी कि कविता या भाषण या गीत में या कविता में या भाषण में प्रभाव पैदा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से बताओ। विकल्प रहेगा कौन सा आप लोगों को? विकल्प मिलेगा अनुतान, विकल्प मिलेगा बलाघात, विकल्प मिलेगा आपको कोई अन्य विकल्प मिल जाए, या बाराखड़ी, या इनमें से कोई नहीं। अब चार ऑप्शन है आप लोगों के, उन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है दोस्त कि क्या आप लोगों का उत्तर सही। तो इसको भी आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखना। ठीक है, बलाघात की परिभाषा आप अपने दिमाग में रखना, भाई पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछ सकता है दोस्त अपने आप एग्जाम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, कोई शब्द हो, देखो दिया ना, बोलते समय किसी शब्द पर अगर हम ज्यादा जोर दे दें, ज्यादा जोर दे दें, किसी वर्ण पर ज्यादा जोर दे दें, अक्षर पर, वो दिया है, ठीक है नहीं, तो उसी को ही कहते हैं हम बलाघात। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने मंत्र पढ़ते हो, भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, स्वाहा, जोर देते हैं ना, ये तो बलाघात का कार्य करता है। वही तो दोस्त बलाघात का कार्य करता है, ये विशेष ध्यान रखना। आगे अगला पॉइंट, आगे बिंदु क्या होगा आपके मेरे दोस्त? आगे अनुतान आता है, 12 खड़ी आता है ना, इससे पहले आप 12 खड़ी देख लीजिए। ठीक है, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो 12 खड़ी किसे कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना। किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, क्या बनेगी परिभाषा? किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को क्या बोलेंगे? किसी भी व्यंजन के साथ, भाई कोई भी व्यंजन हो, किसी भी व्यंजन के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ रीरी को छोड़कर, ये वाला रीरी को छोड़कर, रीरी को छोड़कर क्या करना है मेरे दोस्त? विसर्ग और अनुस्वार के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। ठीक है, किसी भी व्यंजन के साथ रीरी को छोड़ करके या व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं कर दो, ऐसे करके कर सकते हो इसको। किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं ऐसे करके लिख दो, स्वरों की मात्राएं ही तो आएंगी, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर, रीरी को छोड़कर, यहीं पर लिख दे रहा हूं, रीरी को छोड़कर, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, और विसर्ग के साथ लिखने को, लिखने को 12 खड़ी कहते हैं। 12 खड़ी कहते। ठीक है दोस्त, आप कहोगे सर कैसे? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है क्या कि बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने कहा किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं हों आप लोगों की। स्वर की मात्राएं कौन कौन सी? भाई स्वर कौन कौन से? ए है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, और रीरी को छोड़ देना है बस। ए से एड़ी, आई से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, केवल रीरी को छोड़ देना है। और उसके बाद क्या लेना है हमें? ये विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। अब इसके स्थान पर हमें क्या लेना? इनकी तो सिर्फ हमें क्या प्रयोग करनी है? मात्राएं प्रयोग करनी है। ठीक है जी, इसकी मात्रा केवल कै है, तो कोई भी व्यंजन हो वो केवल और केवल मेरे दोस्त एक के प्रयोग में आएगा। ठीक है दोस्त, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मान लीजिए भाई व्यंजन कोई सा भी ले लो, ऐसा नहीं कि मैं कै ले लूं, ठीक है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त कि मैं कई व्यंजन ले लूं, कोई से व्यंजन जो आपकी मर्जी बोले सकते हो। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैंने कै व्यंजन ले लिया, तो कै में क्या गया? ए, फिर आगे आ की मात्रा लगी हुई है, मैंने आ लिख दिया। फिर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मैंने कै पर छोटी की मात्रा लगा दी। फिर बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने बड़ी की मात्रा लगा दी। छोटे ऊ की मात्रा तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी। बड़े ऊ की मात्रा तो बड़े ऊ की मात्रा लगा दी। एक मात्रा है सिंगल तो एक मात्रा लगा दी। डबल मात्रा है तो मैंने कै पर डबल मात्रा लगा दी। फिर उसके बाद एक मात्रा है ओ की तो वो लगा दी। फिर उसके बाद मेरे दोस्त क्या लगा दी? ऊपर कौ लगा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या कहा था? अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को लिखने पर, विसर्ग को के साथ लिखना, तो उसको 12 खड़ी कहते हैं। आप इन सभी को गिन सकते हो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। 12 खड़ी में 12 ही मेरे दोस्त वर्ण होते हैं आप सभी विद्यार्थियों के सामने।
आप सभी विद्यार्थियों के सामने है। आप देख सकते हो जो मैंने बताया, ऐसा नहीं कि मैं कह ही लूं भैया कोई भी व्यंजन ले लो, ख ले लो, च ले लो, ट ले लो, प ले लो, घ ले लो, बहुत 40 व्यंजन होते हैं आपके, कुल 40 होते हैं। कैसे होंगे वो भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। पहले 39 थे, अब 40 हो गए। ठीक है, उसको मेरे दोस्त कह सकते हो। क्लियर? क्लियर है दोस्त इतनी बात यहां तक? देखो जो ऊपर लिखा सेम वही है कि किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन ये रहा, स्वरों की मात्राएं ये रही आप लोगों की, ये सब मात्राएं लगाई मैंने। रीरी को छोड़ करके, री से रीरी को छोड़ देंगे बस, केवल अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बारहखड़ी कहते हैं। अनुस्वार ये रहा, विसर्ग ये रहा, व्यंजन के साथ लिखा उसी को बारहखड़ी कहते हैं। खत्म, समाप्त बात। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई। उम्मीद है वीर आप सभी विद्यार्थियों को एकदम क्लियर हो गई है। बात क्लियर? बात क्लियर दोस्त? एक बार थम्स अप प्लीज करेंगे, आप सभी विद्यार्थियों से चाहूंगा। आप सर बहुत डीप पढ़ा रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, मैंने कहा आप लोगों से कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी तरीके से आप लोगों के सामने निभा रहा हूं। बारहखड़ी में मात्रा आज समझ में आई है मेरे, वही वाह क्या बात है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का अनुतान। आप कहोगे सर अनुतान किसे कहते हैं, ठीक है ना दोस्त? तो देख लीजिएगा, अनुतान जब आप थम्सअप करते हो मैं जब भी आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इस विशेष बात को ध्यान में रखना आप सभी विद्यार्थी। मैं तभी आगे बढ़ता हूं जब आपका थम्सअप आ जाता है। बेफिक्र रहिए, आपसे मैंने वादा किया हुआ है, तो आपसे वादा ये पूरा करके दिखाऊंगा। आप इसका परिणाम परीक्षा फल में देखना, बाकी और कुछ नहीं। बस एक ही शब्द कहूं। वर्तमान में प्यारे दोस्त बुखार चल रहा है, मुझे आप जानते ही हैं, और लेकिन फिर भी आप लोग बेफिक्र रहें, कक्षा तो होगी ऐसे ही जैसी होती है। ठीक है, चलिए अनुतान, इसका अर्थ क्या होता है? भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव का क्रम होता है, भाषा के बोलने में, भाषा के बोलने में, बोलने में जो उतार चढ़ाव, जो उतार चढ़ाव अर्थात आरोह अवरोह की बात हो रही है, उतार चढ़ाव का बोध होता है, बोध होता है, उसे अनुतान कहते हैं, उसे अनुतान कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी अनुतान में इसका प्रयोग कहां पर होगा? आप कहोगे सर कि अनुतान में इसका प्रयोग कहां पर होगा? दोस्त आप विशेष ध्यान रखना, यहां पर अनुतान में हर्ष, जहां हर्ष होगा, जहां खुशी होगी, जहां शोक होगा, जहां आश्चर्य मेरे दोस्त होगा, जहां क्या होगा? आश्चर्य मेरे दोस्त होगा, वहां किसका प्रयोग होगा? अनुतान का प्रयोग घृणा का, तिरस्कार आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, है ना? घृणा हो या तिरस्कार हो, तिरस्कार हो, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए अनुतान का प्रयोग किया जाता है, अनुतान का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्त, आप कहोगे सर कैसे प्रयोग होगा? आप कहोगे सर कैसे प्रयोग होगा? मैंने सिर्फ